यहां पर निफ्टी का मैं एनालिसिस पिछले 15 से 20 दिन का आपके सामने करूंगा और इस समय मेरा व्यू क्या है मैं वो भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस समय मार्केट को लेकर क्या ओपिनियन बन रहा है। तो आप सर ऐसा कह रहे हो जैसे अभी इंडसइंड बैंक में हमने रिसेंटली देखा था एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था। तो बहुत लोगों को पता होगा जो कंपनी के अंदर होंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो यहां पर क्वेश्चन किसी एक कंपनी का नहीं है, क्वेश्चन किसी एक स्टॉक का नहीं है, क्वेश्चन इंडेक्स का है। अगर उनको लगेगा इंडिया में कोई बियरिशनेस डेवलप हो रही है तो वो इमीडिएटली शॉर्ट सेल करना शुरू कर देंगे और धड़ाम से मार्केट यहां पे नीचे आ जाएगी। और मैं आपको फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट के थ्रू बताऊंगा कि आप मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अपसाइड का आएगा या डाउनसाइड का आएगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मूव जो आएगा वो बड़ा आने वाला है, वो एक स्ट्रॉन्ग आने वाला है। सर हमने टेक्निकल्स पे बहुत ज़्यादा बातें करी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसा डेटा है जो आप देखते हो अपनी पोजीशंस बनाने से पहले? सो प्राइमरीली शुभ, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस जिसमें दुनिया भर पे या जिस पे दुनिया भर के बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो फोकस करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ऑल्दो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग एस्ट्रो को देखकर भी एनालिसिस करते हैं, करेक्ट। बहुत सारे लोग मून साइकिल्स देखकर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ऐसे फुल फ्लेजेड एनालिसिस जिस पे बहुत सारी रिसर्च करी गई है वो प्राइमरीली 5 है। पहला, आप इकोनॉमी की डायरेक्शन देखकर ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में इस समय ट्रेड या इन्वेस्ट करने का टाइम है या नहीं है। जैसे आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इजराइल और ईरान की टेंशन चल रही है और बहुत ज्यादा पीक पे है। तो इस समय एक प्रोडक्ट जो आपको फोकस करना चाहिए वो है क्रूड ऑयल, क्योंकि मिडल ईस्ट में लड़ाई चल रही है तो इकोनॉमी ने आपको सिग्नल दिया कि क्रूड ऑयल एक प्रोडक्ट है। निफ्टी शायद इस समय इतना अच्छा प्रोडक्ट ना हो क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन रहेंगी। सेकंड एनालिसिस जो आपका होता है वो होता है फंडामेंटल, जो कि सबको मालूम ही है क्या होता है। तीसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो अगेन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चौथा होता है स्टैटिस्टिकल या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, जहां पर हम क्वांटिफाई करते हैं किसी चीज को। फॉर एग्जांपल जैसे आईओसीएल और बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम, ये दोनों हाईली कोरिलेटेड एसेट्स हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी है, तो इनमें से किसी एक को बाय करना, किसी एक को सेल करना, ये भी एक टाइप का एनालिसिस होता है, लेकिन हम उसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहे हैं। और पांचवा एनालिसिस जो दुनिया भर के बहुत सारे एनालिस्ट यूज करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, वो है डेरिवेटिव एनालिसिस। तो डेरिवेटिव एनालिसिस, इफ यू गिव मी जस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव, आई थिंक आई डो नॉट नीड एनीथिंग एल्स टू ट्रेड इन द मार्केट। मतलब अगर आप मुझे यह भी ना बताओ कि दुनिया भर की इकोनॉमी में क्या चल रहा है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि डेरिवेटिव एनालिसिस एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है जिसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि वो एक बार जब खुलता है तो वो पूरी इंफॉर्मेशन हर जगह फैल जाती है और वो बाकी सबको सरपास कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी में कुछ होने वाला है तो ऐसा तो है नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है। देयर माइट बी सर्टेन पीपल इन द वर्ल्ड जिनको पहले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी और वो क्रूड ऑयल को बाय करना ऑलरेडी शुरू कर देंगे। तो पहला तो टेक्निकल के बेसिस पे डिमांड सप्लाई के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। दूसरा, डेरिवेटिव में ओपन इंटरेस्ट एक डेटा होता है जो उस समय बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट एक ऐसा डेटा होता है जिसका मतलब होता है कि मार्केट में कितना इंटरेस्ट ओपन है। क्योंकि अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ओआई के बारे में मैं डिटेल में बात थोड़ी देर में करता हूं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एक ऐसा डेटा होता है या डेरिवेटिव एनालिसिस के अंदर ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपको पहले से बता देंगे कि पोजीशन बिल्डअप कहां से हो रही है। डिमांड सप्लाई टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट्स में रिफ्लेक्शन आती है इसकी, वो भी बाद में आती है। सबसे पहले मार्केट में पैसा फ्लो करना स्टार्ट करता है और ये जो पैसा फ्लो करना स्टार्ट करता है ये सबसे पहले डेरिवेटिव कैच कर लेता है। इसलिए डेरिवेटिव एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। तो आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप क्या क्या देखते हैं, तो टेक्निकल के अलावा डेरिवेटिव एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें मैं जरूर फोकस करता हूं अपनी कोई भी ब्रॉडर पोजीशन बनाने के लिए, अगर मैं डेरिवेटिव मार्केट में बना रहा हूं तो आप सर ऐसा कह रहे हो जैसे अभी इंडसइंड बैंक में हमने रिसेंटली देखा था एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था। तो बहुत लोगों को पता होगा जो कंपनी के अंदर होंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। सर्टेनली। तो उन्होंने अपनी पोजीशंस पहले ही बिल्ड कर रखी होगी, बट लेकिन क्या वो पोजीशंस उतनी बड़ी होगी कि वो मार्केट को में रिफ्लेक्ट हो अच्छे से? आपने जैसे ही इंडसइंड बैंक का नाम लिया तो मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। मैं ये मान के चलता हूं कि इंडसइंड बैंक के सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और वो किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर मैं इंडसइंड बैंक के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि आरबीआई की रेगुलेशन भी बहुत स्ट्रांग है, सेबी की रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के लोग इटसेल्फ बहुत ईमानदार है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहां पर एक एम्प्लॉई जो है, अगर कोई ऐसा है भी हाइपोथेटिकली जो कुछ लीकेज में बिलीव करता है और वहां पर एक्शन पहले से ले लेगा, उसकी पोजीशन बहुत बड़ी नहीं होगी। तो यहां पर क्वेश्चन किसी एक कंपनी का नहीं है, क्वेश्चन किसी एक स्टॉक का नहीं है, क्वेश्चन इंडेक्स का है। अब एफआईआईज जो है वो इंडिया को लेकर उनके अंदर कोई पेट्रोटिज्म नहीं है। अगर उनको लगेगा इंडिया में कोई बियरिशनेस डेवलप हो रही है तो वो इमीडिएटली शॉर्ट सेल करना शुरू कर देंगे और धड़ाम से मार्केट यहां पे नीचे आ जाएगी।
तो इंडेक्स में जहां पर ये डेटा बहुत ही बड़े नंबर्स में आता है वहां पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो किसी ऐसे स्टॉक की बात कीजिए जिसमें लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस हो गया, एचसीएल, विप्रो, सिप्ला, ये जितने भी बड़ी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं इनके अंदर ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है। इनके अंदर पोजीशन, या मैं ये बोलूं कि बड़ी पोजीशंस को एब्जॉर्ब करने की हिम्मत है इनके अंदर, इसीलिए इसके अंदर ये ओपन इंटरेस्ट और बाकी जो वॉल्यूम वाले डेटा पॉइंट्स होते हैं वो इसके ऊपर अपना इंपैक्ट शो करते हैं। छोटे स्टॉक्स के अंदर छोटी पोजीशन बनती है, वहां पर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। सर बहुत लोग अभी सिर्फ कैश में डील करते होंगे या ट्रेड करते होंगे, तो उनको ओपन इंटरेस्ट एज अ वर्ड नहीं पता होगा, या क्या होता क्या है ओपन इंटरेस्ट बेसिकली? ओपन इंटरेस्ट होता है, शुभ ने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और हिमांशु ने एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेल किया। दो लोग चाहिए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करने के लिए, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेल किया। दिस इज कॉल्ड वन ओपन इंटरेस्ट। एक्सचेंज की टेबल पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए थे, अब इस समय एक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में फ्लोट हो रहा है आपके मेरे बीच में, ये हो गया एक ओपन इंटरेस्ट। बिल्कुल। अब उसके अलावा किसी और ने, ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, यहां पर बन गया एक और ओपन इंटरेस्ट। इस समय मार्केट में दो कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट हो रहे हैं, तो ये दो ओपन इंटरेस्ट हो गए। ठीक है। इनमें से किसी एक पार्टिसिपेंट ने, आपने किसी और के साथ या मैंने किसी और के साथ, या फिर उन दोनों पार्टीज ने आपस में किसी ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को वाइंड अप कर दिया, तो ये डिक्रीज ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो पहले वाले केस में ए और बी ने ओपन इंटरेस्ट को मार्केट में इंक्रीज किया था, अभी ओपन इंटरेस्ट ने डिक्रीज किया है। अब यहां पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ओपन इंटरेस्ट जब इंक्रीज हुआ था, क्या इसकी इंप्लीकेशन यह है कि यहां से प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं क्योंकि मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिमांड बढ़ गई है? सर इंप्लीकेशन तो नहीं होगा। हाँ, इंप्लीकेशन ये नहीं होगा, इंप्लीकेशन ये होगा कि मार्केट में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हाँ। अब हमें ये नहीं मालूम है कि वो बायर का बढ़ रहा है या सेलर का बढ़ रहा है, कौन ज्यादा एग्रेसिव है। एक प्राइस ऊपर जाता है व्हेन द बायर इज विलिंग टू बाय इवन एट अ हायर प्राइस कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस। जिस प्राइस पे आपकी सोसाइटी में पिछला अपार्टमेंट ट्रेड हुआ था, अगर अगला पार्टिसिपेंट उससे भी महंगा खरीदने को तैयार है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे, और अगला पार्टिसिपेंट अगर और सस्ता बेचने को तैयार है तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। सो व्हेन द बायर इज विलिंग टू बाय इवन एट अ हायर प्राइस, दिस इज कॉल्ड बायर्स ड्रिवन मार्केट, और ये प्राइसेस को ऊपर लेकर जाती है। एंड व्हेन द सेलर इज विलिंग टू सेल इवन एट अ लोअर प्राइस, देन दिस इज कॉल्ड अ सेलर्स ड्रिवन मार्केट, और ये प्राइसेस को नीचे लेकर आती है। अब ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको इस पूरी वीडियो में याद रखने हैं, क्योंकि मैं आपके सामने अभी लाइव एनालिसिस करके दिखाऊंगा इस समय मार्केट को लेकर क्या ओपिनियन बन रहा है। यहां पर डू नॉट कंसीडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल समथिंग, और मुझे पता भी नहीं कि मेरी ये वीडियो कब यहां पर लाइव जाने वाली है चैनल पे, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं ब्रॉडली मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करता हूं, ये पता करने के लिए कि मार्केट की ब्रॉडर डायरेक्शन क्या चल रही है। उसके लिए मैं ये दो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, पहला ओपन इंटरेस्ट वाला, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि डिमांड और सप्लाई कैसे शिफ्ट होती है। तो वापस आते हैं मेन टॉपिक पे जहां पर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट समझा रहा था। सो व्हेन टू फ्रेश पार्टीज एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। व्हेन टू एग्जिस्टिंग पार्टीज एग्जिट द कॉन्ट्रैक्ट, तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब ये होता है कि प्राइसेस किसी एक डायरेक्शन में बढ़ा जाएंगे, लंबा जाएंगे। अब क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में कोई नया पैसा लेकर आ रहा है, तभी तो ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये पर्सन कौन है जो नया पैसा लेकर आ रहा है, ये बायर है या सेलर है। अगर हमें इसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी तो हमें यह पता लग जाएगा कि कोई इंसान नया पैसा लेकर आ रहा है, और जो नया पैसा लेकर आ रहा है वो मार्केट को बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ अब ऊपर लेकर जाएगा। मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब यह है अब जो मूव आएगा वो स्ट्रॉन्ग आएगा, वो बड़ा मूव आएगा। सर इस बीच मेरा एक सवाल है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यूजुअली ऑप्शन सेलर्स की साइड से देखा जाता है, एंड अगर सेलिंग में हम सभी को पता है बहुत ज्यादा पैसा लगता है, एंड उसके लिए रिटेलर्स उसमें बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब जब इंस्टीट्यूशन ही बेसिकली सेलिंग सबसे ज्यादा करती है, और अगर इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रही है तो उसके पास ऑब्वियसली इतनी बड़ी टीम है, इतनी सारी न्यूज है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो प्रमोटर को भी जानता है, मार्केट्स को भी बहुत एनालाइज कर रहा है ध्यान से, तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन ज्यादा बेटर होगी कि एक रिटेलर के डायरेक्शन से। तो यहां पर शुभ हम दोनों डिफरेंट पेज पे बात कर रहे हैं। आप जिस चीज की बात कर रहे हो वो है ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट। ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करने का तरीका आपका बिल्कुल सही है कि वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, लेकिन मैं जो यहां पर बात कर रहा हूं वो मैं ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा अभी, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं, बैंक निफ्टी पकड़ लेते हैं, सेंसेक्स ले लेते हैं, इनका ओपन इंटरेस्ट इटसेल्फ इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू
टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके मैं यहां पर फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं और मैं आपको फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट के थ्रू बताऊंगा कि आप मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन आप मार्केट को जज कैसे कर सकते हैं कि इस मार्केट में कौन ज्यादा हावी हो रहा है, बायर या सेलर, बुल्स या बियर्स। तो अब यहां पर फ्यूचर्स के ओआई की बात करें। ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन सो दैट वी नो कि हम एग्जैक्टली क्या डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने अभी तक जितना ओपन इंटरेस्ट वर्ड यूज किया है वो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ज्यादातर लोग ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, मैं खुद भी करता हूं बहुत ज्यादा। दैट्स अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स अ गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट इटसेल्फ इतनी बड़ी गोल्ड माइन है कि आपको ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट में उससे ऊपर की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट इटसेल्फ आपको बहुत अच्छे ट्रेड निकाल के दे सकता है। तो सर बिना ज्यादा देर करे उस डेटा पे चलते हैं और देखते हैं उसे एनालाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है फ्यूचर्स के भी 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लोट करते हैं, राइट करंट मंथ, नियर मंथ एंड फार मंथ। राइट तो फिर हम इसमें से कौन से मंथ का डेटा एनालाइज करेंगे और कैसे इन तीनों का डेटा साथ में कंबाइन करके देखेंगे? ओके, दैट्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आइडियली तो दो तरीके हैं आपके पास करने के लिए। या तो आप हमेशा ही क्यूमुलेटिव ओआई देखिए तीनों महीनों का, ओके मेक इट अ हैबिट। तो आप हमेशा तीनों महीनों का कलेक्टिवली देखेंगे। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं है इसके। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे तीनों महीने का डेटा आपको मैन्युअली करना पड़ेगा या मैन्युअली देखना पड़ेगा। अगर वो डेटा रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको देखिए, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि फर्स्ट से लेकर या किसी भी डेट से लेकर 22nd 25th के बीच तक, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे जनरली एक्सपायर होते हैं, इस पीरियड तक आपका करंट मंथ, एज इन अगर आप ब्रॉडली पकड़ के चले तो 20 तारीख से पहले करंट मंथ विल गिव यू अ क्लियरर पिक्चर। या फिर मैं बोलूं दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू नो एवरीथिंग, क्योंकि यही बेसिकली पूरे ओपन इंटरेस्ट का 60 से 70% के आसपास का सीन होता है। तो इसका मतलब ये कोई अलग से इंफॉर्मेशन आपको नहीं देने वाला, आप सिर्फ करंट मंथ वाला देख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन 20-22 तारीख के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर होते हैं उस समय तो तीनों का कलेक्शन आपको देखना पड़ेगा। अगर तीनों नहीं भी देख पाएंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आज हम जून में खड़े हुए हैं तो जून प्लस जुलाई डेफिनेटली देख लीजिए, क्योंकि लोग जो पोजीशन मूव ऑन कर रहे होंगे, रोल ओवर कर रहे होंगे, वो जून से जुलाई में कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जून प्लस जुलाई देख लीजिए। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि एज अ बिगिनर, किसी भी बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा बहुत सारे डेटा को एक्यूमुलेट करना। इसलिए मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि टू बिगिन विद, अगर हम जब इस स्ट्रेटेजी को स्टडी कर रहे हैं तो 1 से लेके 20 तारीख के बीच में आप करंट मंथ देखिए। 20 के बाद एनीवेज करंट मंथ का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा होता है, टेंपरेरी डेटा को पॉज कर दीजिए, आप दोबारा से एक हफ्ते के बाद देखना शुरू कर दीजिएगा जब रोल ओवर सारा का सारा हो चुका होगा। तो करेक्ट। तो ये हम कर सकते हैं यहां पर। लेकिन अभी के लिए बिफोर मूविंग ऑन टू द चार्ट्स, मैं बस एक चीज यहां पर और ऐड करूंगा। हमने डिस्कस किया कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब कोई बड़ा मूव आने वाला है, बिल्कुल। और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो एक्सपायरी आने वाली है जैसा कि अभी हमने देखा, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि लोगों का इंटरेस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट से खत्म हो रहा है, मतलब जो भी ट्रेंड अभी तक चल रहा है वो खत्म होने वाला है या फिर वो डेंजर में है। तो ये दो इंप्लीकेशंस है जो हमें याद रखनी है। अभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मतलब मूव बड़ा आएगा, अपसाइड का आएगा या डाउनसाइड का आएगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मूव जो आएगा वो बड़ा आने वाला है, वो एक स्ट्रांग आने वाला है। और अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब जो मूव स्ट्रांग वाला अभी तक चल रहा था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग उसमें से एग्जिट करने वाले। एंड सर इसके बाद मेरा वही सवाल रहेगा कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि अगर भले ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका इम्प्लीकेशन ये नहीं है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसके बाद हम उस डेटा को एनालाइज कैसे करने वाले हैं अपने खुद के प्रोजेक्शन के लिए, कि हम कैसे हमारे ट्रेड्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करें? राइट। तो ये मैं आपको सबसे पहले मैं आपको 4 केसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना कहां से, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको 4 केसेस दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको लाइव निफ्टी के एनालिसिस पे लेकर चलूंगा, कैसे मैं मार्केट को यहां पर एनालाइज करता हूं। थोड़ा सब्जेक्टिव जरूर होता है, ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट आएगा और आप बोलेंगे अब यहां से मुझे बाय करना है, लेकिन आपको ब्रॉडर आइडिया पूरी मार्केट का मिल जाएगा कि यहां पर मुझे बाइंग साइड की तरफ फोकस करना है और या फिर यहां पर मुझे सेल साइड की तरफ फोकस करना है। तो ये आइडिया हम थोड़ी देर के अंदर लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं डेटा निकाल लेता हूं और मैं आपको ये दिखाता हूं कि 4 डेटा पॉइंट्स कौन से हैं या फिर 4 स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है जिसके थ्रू आप ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं। तो डेटा पे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक रुके हुए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। इस चैनल पे हम लोग बहुत सारा एफर्ट लेते हैं जहां पर हम अच्छे से अच्छे इंस्ट्रक्टर्स आप सभी के लिए लेके आते हैं एंड काफी वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इसके लिए आपको बस इस सब्सक्राइब बटन को दबा के रखना है और बेल आइकन ऑन रखना है। सो यहाँ पर मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे गया ओके। और मैंने वॉच लिस्ट में जाके यहाँ पर टाइप किया है
टीसीएस जून फ्यूचर है, टीसीएस फ्यूचर समरी, जो भी कहीं से भी आप सिर्फ फ्यूचर की समरी निकाल लीजिए, ये डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, आप यहां पर देखिए, ओपन इंटरेस्ट एंड फ्यूचर समरी आपको दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट आज बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली आधे % के आसपास ओपन इंटरेस्ट बड़ा है। ऑल्दो आधा % एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये नंबर कम से कम 4-5-6% के आसपास होना चाहिए। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये भी बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए, कई हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। और ऑल्सो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि प्राइसेस जो है वो आज अप्रोक्सीमेटली 0.25% ऊपर गए हैं। ठीक। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, इसका मतलब ये है कि नया पैसा मार्केट में आया है। इसका मतलब कुछ लोगों का इंटरेस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा है। ठीक है। हमें ये नहीं मालूम है ज्यादा एग्रेसिव कौन था, बुल एग्रेसिव था या बियर एग्रेसिव था, बायर एग्रेसिव था या सेलर एग्रेसिव था, हमें ये नहीं मालूम है। लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि कोई पार्टी नया पैसा लेकर आई है और उसने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसे को डाला है। अब उसने एग्रेसिवली खरीदा या बेचा है, ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं हमें प्राइसेस। ठीक है। अब अगर, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, अगर बायर एग्रेसिवली बाय कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इट्स अ बायर्स ड्रिवन मार्केट। अगर सेलर एग्रेसिवली सेल कर रहा है तो इसका मतलब इट्स अ सेलर्स ड्रिवन मार्केट। तो यहां पर पहली चीज, इट्स अ बायर्स ड्रिवन मार्केट। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, इसका मतलब नए पैसे के साथ बायर्स जो है वो बाय कर रहे हैं। ठीक है। दिस सिचुएशन व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज एंड द ओपन इंटरेस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। ओके। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। हम में से कुछ लोग यहां पर, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो हो सकता है कि उनके लिए ये इंफॉर्मेशन नई हो, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंफॉर्मेशन पुरानी हो। सो यहां पर हम दो सेक्शन बना लेते हैं, सो प्राइसेस और ओपन इंटरेस्ट। सो व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड द ओपन इंटरेस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग, इसका मतलब यह है कि नया पैसा मार्केट में आ रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो चांसेस आर हाई कि अब यहां से प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं ये और स्ट्रांगली ऊपर जा सकते हैं। यहां पर हो सकता है शुभ आपको ये बात पहले से मालूम हो कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, प्राइसेस अब बड़ी हुई स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा सकते हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। हो सकता है इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है हम किस तरीके से इस वाले केसेस को अभी एप्लीकेशन में यूज करने वाले हैं, मार्केट के एक ओपिनियन को बनाने के लिए। तो प्राइसेस आर गोइंग अप, ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग अप, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। लेकिन हर केस में प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे होंगे, कुछ केस में प्राइसेस नीचे जा रहे होंगे। तो अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई एग्रेसिवली सेल कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब मार्केट में नया पैसा आ रहा है, मार्केट में नया पैसा आ रहा है, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो ये नया पैसा किस चीज को चेस कर रहा है? नया पैसा डाउनसाइड को चेस कर रहा है। ठीक है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। ओके। और शॉर्ट बिल्डअप के टाइम पर मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। आप जितने भी बड़े क्रैशेस के बारे में बात करेंगे, आप 4 जून वाला जो इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन का डेटा निकालेंगे, 7 अप्रैल को जब मार्केट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से शार्पली नीचे गिरी थी, तकरीबन 5-6% नीचे गिरी थी और 4% नीचे बंद हुई थी, उन दिनों में, इन सारे दिनों से पहले अगर आप नोटिस करेंगे, रादर इन सारे दिनों में भी आप नोटिस करेंगे इंट्राडे में शॉर्ट बिल्डअप बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हुआ था सुबह ही। इसका मतलब किसी के पास शायद पहले से इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, उन्होंने सुबह ही एग्रेसिवली नए पैसे के साथ सेलिंग करनी शुरू कर दी थी। आप ये सोचिए कि आपको अगर मैं ये बता दूं कि शुभ, यहां पर आई कैन सेफली टेल यू कि देयर इज अ 80% चांस कि आज मार्केट नीचे जाएगी, देयर इज अ 95% चांस कि आज मार्केट नीचे जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपए भी हैं तो आप क्या करेंगे? आप कहीं ना कहीं से 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए अरेंज करेंगे और हेविली मार्केट को शॉर्ट सेल करेंगे। बिल्कुल ठीक उस तरीके से आप नया पैसा लेकर आए ना मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके 1000 रुपए काफी नहीं है अपने रिटर्न को कमाने के लिए, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई है। ठीक उस तरीके से ये लोग नया पैसा लेकर आ रहे हैं, मार्केट में शॉर्ट सेल कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। अगर ओपन इंटरेस्ट कम होता है तो इसकी इंप्लीकेशन क्या हो सकती है? कि सर वहां से जो भी जिस भी डायरेक्शन में जा रहा था मूवमेंट वो कम होने वाला है। हाँ, मतलब लोग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। बिल्कुल। या तो एक्सपायरी की वजह से निकाल रहे हैं या अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं। तो अगर एक्सपायरी की वजह से निकाल रहे हैं, हमारे लिए डेटा किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर एक्सपायरी से पहले अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं, फिर ये डेटा हमारे काम का है, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी फॉर्म में निकाल रहे हैं पैसे को। अब बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह उठेगा कि कौन निकाल रहा है? तो सर वो कहीं ना कहीं अपना लॉस बुक कर रहे हैं या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लॉस बुक कर रहे हैं, उसका हमें नहीं पता लग पाएगा कभी भी। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है पता लगाना कि एग्जिट कौन कर रहा है, बायर एग्जिट कर रहा है या सेलर एग्जिट कर रहा है। ओके। तो अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो बताइए कौन एग्जिट कर रहा होगा?
सर जिनने बाय किया, मतलब जिनने लॉन्ग किया होगा। जिन्होंने पहले लॉन्ग किया हुआ था। वेरी गुड। तो जिन लोगों ने पहले लॉन्ग किया हुआ था उन लोगों ने अब यहां पर एग्जिट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि जो लॉन्ग होल्डर्स थे वो अपने लॉन्ग्स को अनवाइंड कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। लेकिन इसकी वजह से जो मार्केट नीचे अब जा रही है, ये ज्यादा नीचे जाएगी या कम नीचे जाएगी? ज्यादा जा सकती है ना सर, क्योंकि ज्यादा नीचे तब जाती जब नया पैसा मार्केट में आता। अब जब नया पैसा नहीं आ रहा, रादर पैसा बाहर निकल रहा है, तो जो भी मूव आएगा वो माइल्ड आएगा। ओके। इसका मतलब अब जो यहां पर मार्केट नीचे जाएगी वो माइल्डली जाएगी, कभी भी ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक तो है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एज यू सेड कि ये कौन एग्जिट कर रहा है, लॉन्ग बिल्डअप के बाद ये लोग जब अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे वो यहां पर एग्जिट कर रहे होंगे। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मूव कभी भी बहुत शार्प या बहुत बड़ा नहीं होता है। ओके। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मूव हमेशा छोटा मूव रहता है। ठीक है, करेक्ट। अब यहां पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कोई और एग्जिट कर रहा है। अब यहां पर जिन्होंने पहले शॉर्ट सेल किया था वो एग्जिट कर रहे हैं। बिल्कुल। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। इसके बाद प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग शार्प हो सकती है लेकिन बहुत बड़ी नहीं हो सकती है। ओके। क्योंकि बड़ा होने के लिए नया पैसा चाहिए होगा, नए पैसे के लिए लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप चाहिए होगा आपको। ठीक है, मतलब शार्प मूव है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा घटेगा तो ही बड़ा मूव आएगा। बड़ा मूव आएगा। शार्प मूव तो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग में भी आ सकता है। टेम्परेली शार्प मूव आ सकता है, स्पाइक्स लग सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े मूव्स नहीं आते हैं। ओके। बहुत बड़े मूव्स आते हैं लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में। तो ये चार केसेस हैं, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। तो लॉन्ग बिल्डअप तब होता है व्हेन द प्राइसेस गो अप एंड द ओपन इंटरेस्ट आल्सो गोज अप। ठीक है। व्हेन द प्राइसेस गो डाउन एंड द ओपन इंटरेस्ट गोज अप, शॉर्ट बिल्डअप। व्हेन द ओपन इंटरेस्ट गोज डाउन एंड द प्राइसेस आल्सो गो डाउन, इसका मतलब यह है प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, कोई कंजर्वेटिवली सेल कर रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। और अगर कोई कंजर्वेटिवली बाय करेगा उसे बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग, जहां पर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है लेकिन प्राइसेस हमारे ऊपर जा रहे हैं। तो ये चार केसेस होते हैं हमारे सामने। अब क्वेश्चन ये है कि इन चारों केसेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और इन चारों केसेस के थ्रू हम कैसे पैसा बना सकते हैं या फिर कैसे मार्केट का व्यू ले सकते हैं। तो यहां पर दो तरीके हैं शुभ यहां पर देखने के, हम किस किस तरीके से इस चीज को यूज कर सकते हैं। पहले मैं यहां से डेटा हटा देता हूं। तो सबसे पहली चीज हम यहां पर देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे, वैसे ये डेटा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन यहां पर मेरे टर्मिनल पे ये अवेलेबल है। 15 मिनट्स ब्रेकअप। आप नोटिस करेंगे सुबह से लेकर पूरा दिन इसमें न्यूट्रल रहा, कोई भी ज्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन उसके बाद 1:45 बजे से 2 बजे के बीच में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। तो आज इसमें पूरा दिन में कोई खास बड़ी चीज नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद कभी भी लगातार 3-4 लॉन्ग बिल्डअप दिखेंगे। ओके। इसका मतलब यह कि यहां पर पैसा आना शुरू हो चुका है। अब आपको यहां पर इंट्राडे में बाय ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके। बट वो काफी सब्जेक्टिव है, उसका मैं लाइव एग्जांपल अभी यहां पर नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं इस चीज का एग्जांपल आपके सामने निफ्टी पे लेकर चलता हूं कि इस समय निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल सर। तो ये मेरे सामने निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट लगा दिया है मैंने, और ये मैंने निफ्टी का जून फ्यूचर लगाया है। ओके। और मैंने फ्यूचर का चार्ट डेलिबरेटली लगाया है, ऑल्दो मैं बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में फ्यूचर्स का चार्ट यूज नहीं करता हूं, मैं स्पॉट मार्केट का चार्ट यूज करता हूं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट के लिए आपको फ्यूचर्स का चार्ट ही चाहिए होगा, क्योंकि तो वॉल्यूम्स उधर ही, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट स्पॉट मार्केट में कभी नहीं आते, ओपन इंटरेस्ट हमेशा फ्यूचर्स मार्केट के अंदर ही आएंगे। तो यहां पर मैंने निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट लगा लिया। आप सभी लोग भी मेरे साथ निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट अप्लाई कर लीजिए। इसका हम लाइव एनालिसिस कर रहे हैं, नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन अबाउट निफ्टी और एनी अदर प्रोडक्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस चीज का एनालिसिस किया कैसे जाता है। अब यहां पर हम ऊपर इंडिकेटर सेक्शन पे चलेंगे। वैसे मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पे ये डेटा अवेलेबल है, जहां पर आपको दिख रहा है धन ओपन इंटरेस्ट, लेकिन ये डेटा बहुत सारे सोर्सेज में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको यहां पर इस चीज को मैन्युअली ट्रैक करना पड़ेगा, उसी तरीके से जैसा मैंने अभी रिसेंटली शो किया था टीसीएस के अंदर, जहां पर लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप आपको लगातार बनता हुआ दिखता रहेगा। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंगली मेरे पास ये चार्ट की फॉर्म में अवेलेबल आ जाता है। तो इससे अच्छी तो कोई चीज नहीं है। यहां पर जैसे आपको यहां पर दिख रहा है धन का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट आ गया, सॉरी यहां पर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट आ गया है। आप जिस भी ऊपर फ्यूचर का चार्ट लगाएंगे नीचे उसका ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप निफ्टी स्पॉट का लगाएंगे तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स स्पॉट में ओपन इंटरेस्ट नहीं होता है। यहां पर पहले मैं आपको चार्ट समझा देता हूं। आप यहां पर नोटिस कीजिए, ब्लू लाइन जो है वो ओपन इंटरेस्ट की लाइन है और ब्लैक लाइन जो है वो इसकी मूविंग एवरेज है। ओके सर, क्या हम ये लाइंस मोटी कर सकते हैं ताकि सभी हाँ श्योर। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट लाइन ये ब्लू वाली है, ओके, मूविंग एवरेज लाइन
ये ब्लैक वाली है, ये दोनों मैंने डार्क कर दी और ये सबको विजिबल होगी। अब यहां पर इस जगह पर आप नोटिस कीजिए, ये ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके। ओपन इंटरेस्ट अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर है शॉर्ट टर्म पीरियड में, क्योंकि ये मूविंग एवरेज 20 पीरियड है। ठीक है। तो 15 मिनट्स का चार्ट है, मतलब 15 पीरियड्स ऑफ 20 मिनट्स। यहां पर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा गिरना शुरू हो गया है हमारे सामने। टू हैव मोर क्लैरिटी, इसके मूविंग एवरेज को मैं चेंज कर रहा हूं, इसको मुझे एक बड़ा नंबर करना है, तो ये मैंने कर दिया 100 पीरियड मूविंग एवरेज। अब यहां देखिए, अब हमारे सामने क्लैरिटी बहुत अच्छी आ गई है। इस पूरे पीरियड में ओपन इंटरेस्ट ग्रो कर रहा था और इस पूरे पीरियड में ओपन इंटरेस्ट लगातार कम हो रहा है, यहां पर स्ट्रगल कर रहा है और इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं मानना शुरू कर दूंगा कि ओपन इंटरेस्ट वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। ओके। अभी यहां पर टसल चल रही है, लेकिन यहां पर ऊपर जाना शुरू कर चुका है वो थोड़ा थोड़ा। जब ये कन्विंसिंगली ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें हर मिनट का ट्रेड नहीं चाहिए, हमें एक ब्रॉडर व्यू फॉर्म करना है, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो यहां पर हम समझ जाएंगे कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है। यहां पर अब यहां पर देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूं जून के स्टार्टिंग से, रादर हम उससे पहले से भी लेकर चल सकते हैं। यहां पर देखिए, इस पूरे पीरियड, अब मैं यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पर निफ्टी का मैं एनालिसिस पिछले 15 से 20 दिन का आपके सामने करूंगा और इस समय मेरा व्यू क्या है मैं वो भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, बट नॉट टू बी सीन एज अ रिकमेंडेशन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे इस लाइन को स्पेशली डाल भी देंगे, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मन है भी नहीं कि मैं अपना व्यू शेयर करूं। मेरा आइडिया ये है कि मैं आपको एजुकेट कर दूं, सो दैट आप इसके बाद हर महीने से खुद के लिए एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हाँ। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये तो हुई एक बात, लेकिन यहां पर एक डेट को देखिए, ये डेट है 20 तारीख के बाद की, या फिर 15, 16, 17, 18, 20 के आसपास की डेट है। इस पीरियड में तो ओपन इंटरेस्ट एनीवेज बढ़ना था, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है करंट, नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का, आई मीन करंट, नेक्स्ट और फार मंथ का। तो एनीवेज जब रोल ओवर हो रहे होंगे तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, तो यहां पर तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, इस पूरे पीरियड में खास बात जो मैंने लास्ट मंथ के एंड में नोटिस करी, हर बार जब जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, मार्केट बहुत शार्पली नीचे आ रही थी। ओके। इसका मतलब यह है, यहां पर मेरी जो कन्विक्शन बनी शुरू हुई, आप यहां से नोटिस कीजिए, मार्केट नीचे आती जा रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। जो ये मूवमेंट आ रही है, जो अपवर्ड मूवमेंट आ रही है, आप नोटिस कीजिए, ये स्पाइक की तरह आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग लिव्ड नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, ऊपर गई, उसके बाद फिर यहां पर फंस गई, एक झटका ऊपर का मारा, फिर वापस नीचे आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। जबकि अगर आप इस पीरियड को देखें तो ये तसल्ली से मार्केट नीचे आई है। बिल्कुल। और तो इसका मतलब ये है, यहां पर मेरी जो कन्विक्शन बनी थी वो ये बनी थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट ज्यादा है, एंड आई वाज लुकिंग दिस। यहां पर देखिए, एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर दोबारा मार्केट ने उसी लो को भी ब्रीच कर दिया, फिर दोबारा एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर मार्केट ऊपर जाकर फंस गई और वापस मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया। इस पीरियड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये व्यू बना पा रहा था यहां पर कि मार्केट में ब्रॉडली शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आती है हमारी, क्योंकि आप अगर यहां पर देखेंगे, इस जगह पर आप देखेंगे, आपका ओपन इंटरेस्ट ब्रॉडली स्टेबल था, यहां पर बड़ा नहीं था। तो इस पीरियड में अगर आप नोटिस करेंगे, इस पीरियड में अगर आप नोटिस करेंगे, तो आपका ओपन इंटरेस्ट यहां पर स्टेबल रह रहा था। तो ये शॉर्ट कवरिंग थी और ये शॉर्ट बिल्डअप चल रहा था मार्केट के अंदर। तो 15th ऑफ मई से मैंने नोटिस किया, या 15-16 के आसपास से मैंने नोटिस किया कि ब्रॉडली मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है और बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आती है। ठीक है। और हर बार जब मार्केट बाउंस पे जाती है, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट यहां पर नोटिस कीजिए। अब जैसे ही देखो, यहां पर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, ओपन इंटरेस्ट में स्पाइक देखो कितना शार्प आता है। इसका मतलब हर बार नए पैसे के साथ मार्केट में सेलिंग आ रही है। अभी मैं मई एंड तक पहुंच चुका हूं और अभी तक मेरा व्यू ये है कि मार्केट में शॉर्ट्स ज्यादा एक्टिव है और लॉन्ग्स कम एक्टिव है। अगर लॉन्ग्स है भी तो सिर्फ अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए लेकर आ रहे हैं, ब्रॉडली मार्केट शॉर्ट साइड पे चल रही है। अब इसके बाद आप नोटिस कीजिए, इस पीरियड में जैसे ही हमारा जून स्टार्ट होता है, हमारे ओपन इंटरेस्ट में अब सारी बढ़ोतरी रुक चुकी है। अब ओपन इंटरेस्ट ने बढ़ना बंद कर दिया है। अब जब ये मार्केट ऊपर जा रही है, अब देखिए ओपन इंटरेस्ट लगातार कम होता जा रहा है या फिर स्टेबल है, बेसिकली अपनी मूविंग एवरेज से तो कम ही है वो। इसका मतलब अब यहां पर जब बड़े मूव आ भी रहे हैं तो वो कम ओपन इंटरेस्ट के साथ आ रहे हैं, रादर ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। इसका मतलब अब ये जो मार्केट ऊपर जा रही है, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से जा रही है। तो जितने लोगों ने मिड में से शॉर्ट सेल किया था, जून फर्स्ट वीक से उन्होंने अपनी शॉर्ट्स को कवर करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा सिग्नल इसको कंफर्म करने के लिए क्या है, अगेन अभी भी आप यहां पर देखें तो स्पाइक्स आ रहे हैं अपसाइड वाले। यहां पर स्पाइक आया, छोटी सी करेक्शन आ गई, यहां पर स्पाइक आया, पूरा का पूरा करेक्ट कर दिया,
यहां पर स्पाइक आया, मार्केट फ्लैट जाके रुक गई उसके बाद। इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप बंद हो चुका है, अब यहां पर शॉर्ट कवरिंग चल रही है। ठीक है, अब यहां पर शॉर्ट कवरिंग ही चल रही थी अभी तक, कि अब यहां पर इस समय मार्केट ने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया है और फिलहाल यहां पर अभी भी स्पाइक्स आ रहे हैं। एंड एज आई सेड कि यहां पर अब ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हो रहा है। इस ओपन इंटरेस्ट के ऊपर मैं यहां पर नोटिस करूंगा कि मार्केट ने, फिलहाल मैं यह मान के चल रहा हूं कि टेक्निकली मार्केट ने गैप फिल किया है और यह स्पाइक था। फिलहाल मेरा मन में जो ओपिनियन है वो ये है कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ता है, अगर वो पूरा एनालिसिस सही है, तो यहां से मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्लो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होना चाहिए। फिर उसके बाद ओके, अगेन नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन, मुझे मालूम ही नहीं है कि ये वीडियो कब जाएगी पब्लिक में, लेकिन यहां पर ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा और ये कंफर्टेबली अब स्लो पेस से ऊपर जाना शुरू करता है, तो मैं मानूंगा कि ये लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है और ये लॉन्ग बिल्डअप फिर अगले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक चल सकता है। Correct. लेकिन अभी तक पिछले एक महीने में जो व्यू बन रहा है, वहां पर एवरी बाउंस केम ओनली एज अ स्पाइक और उसके बाद उससे बड़ा बड़ा फॉल देखने को मिला था हमें। अब अगर यहां पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, तो यहां पर मैं वेट करूंगा मार्केट के किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने के, और फिर मैं इसको एटीएच के लिए, ऑल टाइम हाई के लिए बाय करूंगा। अदरवाइज जैसे ही यहां पर वीकनेस बननी शुरू होगी, तो मेरे व्यू में मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वीकनेस बननी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ब्रॉडली द मार्केट हैज अगेन मूव्ड ऑन टू द सेम सिनेरियो जैसा मिड ऑफ मई में था, जहां पर शॉर्ट बिल्डअप बन रहा था हमारा। ओके, तो यहां पर अभी आपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी जो जनरल डिस्कशन किया था आपने मेरे से कि मार्केट को लेकर क्या व्यू है, तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली थी कि मैं वेट कर रहा हूं कि मतलब मैं 51% इंक्लाइंड बियरिशनेस की तरफ हूं। उसका रीजन यहां पर यह था कि ब्रॉडली ओपन इंटरेस्ट पिछले 1.5 महीने से मुझे बियरिश सेंटीमेंट की तरफ का इंक्लिनेशन दे रहा है, तो जितने भी अपसाइड्स आई हैं वो सारी शॉर्ट लिव्ड रही हैं। ओके, तो यहां पर अब मेरे सामने दो केसेस इमर्ज होते हैं। मुझे यहां पर नोटिस करना है कि प्राइसेस अपने एंगल को कम करें और स्लोली ऊपर जाना शुरू करें, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहे, तो मैं मानूंगा कि ये लॉन्ग बिल्डअप है और शायद यहां पे मार्केट वापस ऊपर जा सकती है ऑल टाइम हाई की तरफ, या फिर कितना भी ऊपर जाए मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन अगर ये मार्केट यहां से नीचे आने शुरू हो जाती है और ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है वो एज इट इज रहता है या और ज्यादा बढ़ जाता है, तो मेरा जो पुराने वाला व्यू है वो और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। तो यहां पर मैं 51% बियरिशनेस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूं और 49% ही बुलिश की तरफ इंक्लाइंड हूं। तो मैंने इस थॉट प्रोसेस से आपको बताया था कि मुझे क्यों लग रहा है कि यहां पर, अच्छा एक और चीज है कि आज की डेट में जब हम भी वीडियो बना भी रहे हैं, तब भी आपने न्यूज अभी तक देख ली होगी, सुबह से लेकर अब तक इजराइल ईरान, ईरान इजराइल, ओवर द वीकेंड ऑल्सो हमने नोटिस किया कि सिर्फ यही वाली न्यूज चल रही थी। तो दीज फैक्टर्स, और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें, तो पिछले एक हफ्ते में इंडिया में क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप बाय मोर देन 13 to 15%। रादर अगर हम थर्सडे और फ्राइडे की बात करें अकेले, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10-10% ऊपर थे। गोल्ड के प्राइसेस आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, थर्सडे या फ्राइडे को ही वो 3-3.5% के आसपास ऊपर थे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, वो सारे फैक्टर्स भी इसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, इसीलिए भी मेरा व्यू ऐसा बन रहा है यहां पर। बट द आइडिया इज नॉट अबाउट माई व्यू, द आइडिया इज दैट व्हाई आई एम फॉर्मिंग दिस व्यू। एंड एज आई डिस्कस्ड कि यहां पर मैं आपको एग्जैक्टली लेवल नहीं बताऊंगा कि यहां पर बाय कर लो, यहां पर सेल कर दो, लेकिन इस ब्रॉडर आइडिया से अब आप नोटिस करो, अगर मुझे सिर्फ आप ये बता दो कि इस समय ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो मुझे एनीवेज पता है कि एवरी बाउंस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, इसका मतलब यहां पर जितनी ऊपर जा रही है वो शॉर्ट कवरिंग चल रही है, तो मुझे जैसे ही यहां पर कोई सेल सिग्नल मिलेगा मैं बेचना शुरू कर दूंगा। तो कभी कभी आपको किसी सेटअप से एग्जैक्ट ट्रेड नहीं मिलता, लेकिन बाकी ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस सारा इसी सेटअप से आ जाता है। So that can help you make indirect money from this market या from this setup itself. Okay. So this is how I view this entire option market or this entire open interest market. बिल्कुल। एंड सर इसको हमने 100 लुक बैक पीरियड क्यों रखा है इसका? हमने 100 लुक बैक पीरियड इसलिए रखा है क्योंकि छोटे वाले में ना ये बार बार ऊपर नीचे जाएगी, तो आपका व्यू बार बार चेंज होगा। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो इस चार्ट को कर देना 2 या 3 या 5 मिनट के आसपास का, फिर आप चाहे इसको 20 मिनट रख लीजिएगा, दैट इज फाइन। ओके, लेकिन वो आपको व्यू देगा सिर्फ एक दिन का। लेकिन क्योंकि मुझे व्यू चाहिए था अगले कई दिनों का या कई हफ्तों का, इसीलिए मुझे बड़ा लुक बैक पीरियड चाहिए था, सो दैट मैं एक ब्रॉडर व्यू फॉर्म कर पाऊं। तो द पॉइंट इज नॉट अबाउट 100 और 90 और 80 और 120, कोई भी बड़ा नंबर जो मुझे कंफर्टेबली बता पाए, जो मुझे ब्रॉडली
क्योंकि ये लगभग 8 दिन का लुक बैक हाँ, पीरियड है। क्योंकि ब्रॉडली मुझे स्मूथनेस चाहिए यहाँ पर, हम्म, तो मुझे स्मूथली यहां से पता लग रहा है, देखो कोई डाउट नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, और कोई डाउट नहीं है कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट अब बढ़ना बंद हो चुका है। मुझे ये ब्रॉडर इंफॉर्मेशन चाहिए थी। आपने नोटिस किया होगा यहां पर भी मैंने ये नहीं बताया कि अब इमीडिएटली ऊपर चला गया तो यहां पर शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप बनने वाला है। मैंने बोला इस लेवल के ऊपर आराम से कटने दो इसको, क्योंकि मैं अगले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों का व्यू यहां पर ले रहा हूं। अब आप नोटिस करो इस पीरियड में जब ये ओपन इंटरेस्ट कम था तो एवरी टाइम इफ आई वुड हैव शॉर्टेड द कॉल्स, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट लगातार कम होता जा रहा है, तो जितना बाउंस मिल रहा है मैं अपनी दूर की कॉलें बेच के बैठता रहूंगा। आप नोटिस करो इवेंचुअली मुझे थीटा डी के पूरा का पूरा मिल चुका होगा अभी। तो मार्केट चाहे ऊपर गई भी तो भी मेरे को पता था कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट के साथ ऊपर नहीं जा रही, मतलब ये लॉन्ग बिल्डअप तो डेफिनेटली नहीं बन रहा। इसका मतलब यहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग बन रही होगी और मैं ओटीएम कॉल्स या एटीएम कॉल्स बेच सकता था। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, यहां पर मैं इंट्राडे ट्रेड या 2 दिन के ट्रेड की बात नहीं कर रहा, तो बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेड्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बड़ा लुक बैक पीरियड 50 पीरियड 70 पीरियड 90 100 200 कोई भी आप ले सकते हैं, सिर्फ हमें एक स्मूथ चार्ट चाहिए यहां पर देखने के लिए। तो सर क्या ये मैं सिर्फ इंडेक्स तक सीमित है या बाकी जगह भी मैं ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ, स्टॉक्स में या कोई कमोडिटी में? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको कि ये इंडेक्स के लिए है या स्टॉक के लिए है, कमोडिटी के लिए है, ये उन सारी चीजों के लिए है जहां पर वॉल्यूम बहुत बड़ा है। ठीक है। तो अगर आप इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की बात करो, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट की बात करो, इंडिया में निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करो, उन सारी जगहों पे ये सिस्टम काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करो, टीसीएस की बात करो, एचसीएल की बात करो, इन सारे स्टॉक्स में, इन सारे स्टॉक के फ्यूचर में जहां पर लिक्विडिटी बहुत अच्छी है वहां पर ये काम करना चाहिए, वहां पर ये पूरा कॉन्सेप्ट काम करना चाहिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है इस बात पे कि कोई बड़े पैसे के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहा है। ओके। तो अगर आप छोटे छोटे फ्यूचर्स की बात करो, फॉर एग्जांपल पीडीलाइट फ्यूचर, वहां पर ये कॉन्सेप्ट किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहां पर उतनी बड़ी लिक्विडिटी नहीं है जितनी टीसीएस में है, निफ्टी में है, बैंक निफ्टी के अंदर है। लेकिन जहां पर भी लिक्विडिटी है वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो वॉल्यूम या फिर बड़े पैसे पे टिका हुआ है, और बड़ा पैसा कभी छोटे स्टॉक को चेज नहीं करता है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। अनलेस अनटिल कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी कंपनी की एक्विजिशन की न्यूज आ जाती है, तो वहां पर बड़ा पैसा छोटे स्टॉक को कैच कर लेगा या फिर ट्रैक कर लेगा, लेकिन मोस्टली नहीं करता है। तो मोस्टली बड़ा पैसा बड़े प्रोडक्ट्स को कैच करता है या बड़े प्रोडक्ट्स को ट्रैक करता है, क्योंकि बड़े पैसे को बड़ा प्रोडक्ट ही अकोमोडेट कर सकता है। बिल्कुल। निफ्टी तो कई हजारों करोड़ अकोमोडेट कर लेगा, लेकिन एक छोटा सा फ्यूचर नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है वहां पर ये काम करेगा, वो चाहे इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, डोमेस्टिक मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, कुछ भी है, उन हर जगहों पर काम करेगा। लेकिन कहां पर काम नहीं करेगा? जहां पर पैसा नहीं होगा, जहां पर लिक्विडिटी नहीं होगी, जहां पर लिक्विडिटी थिन होगी आपकी। ओके। एंड सर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनका कैपिटल बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर्स में भी मार्जिन रिक्वायरमेंट 2 लाख के आसपास का रहता है राइट। लगभग। तो अगर एक बार मेरा व्यू फॉर्म हो गया तो मैं मेरी पोजीशंस कैसे बिल्ड करूं? कैश में करूं, ऑप्शंस में करूं, या फ्यूचर्स में ही कर सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ फ्यूचर्स में ही कर सकते हैं, आप इसको कैश में या ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा यहां पर इमीडिएटली। अगर तो ऐसा केस बन रहा है जहां पर ओआई बहुत शार्पली बढ़ रहा है और आपका कोई भी टेक्निकल सेटअप यहां पर बाय सिग्नल देता है, आप यहां पर नोटिस करो, यहां पर कोई भी टेक्निकल सेटअप में वो बाय सिग्नल नहीं देगा इस पूरे पीरियड में। जब तक आपके बाय इंडिकेटर बाय सिग्नल देते तब तक ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो यहां पर ब्रॉडली आपको बियरिश सिग्नल बहुत सारे मिलेंगे। तो ओआई बढ़ रहा है और बियरिश सिग्नल मिल रहे हैं, तो आप आउट ऑफ द मनी की, थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी की पुट बाय करके बैठ सकते हो। ओके। एट द मनी की भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्राइमरीली यहां पर क्या करूंगा, टू इंक्रीज माय सक्सेस रेट, टू इंक्रीज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ऐसे केस में भी, एंड फॉर दैट मैटर जैसे ये वाला केस भी अगर हमारा चल रहा है, तो अगर ये ओआई बहुत ज्यादा बढ़ता, अगर ये ओआई जैसे बढ़ रहा है, अब मुझे यहां पर, जैसा कि मैंने आपको व्यू बताया कि मुझे लग रहा है कि यहां पर बीरिशनेस क्रिएट हो सकती है, तो इस पीरियड के बाद अगर मुझे मार्केट में कोई सेल सिग्नल देखने को मिलता है, तो मैं यहां पर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी की कॉल सेल कर दूंगा और डीपर आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय कर लूंगा। मतलब मैंने क्रिएट कर ली बियर कॉल स्प्रेड, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 20-25 डेल्टा के आसपास की कॉल मैंने सेल कर दी और अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 डेल्टा के आसपास की मैंने कॉल बाय कर ली। इसको, इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 50-60 हजार रुपए से ऊपर के अमाउंट नहीं चाहिए होता है। तो मैं वो करना प्रेफर करता हूं कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग करना या फिर कंपेयर टू फ्यूचर्स ट्रेड करना। मैं खुद भी फ्यूचर्स के डेटा को जरूर यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं ट्रेड ऑप्शंस में कर रहा हूं इसको यूज करके। तो ऐसे केस में मैं यहां पर, जब मुझे क्लैरिटी नहीं थी, तो मैं यहां पर आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर सकता था, डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे। तो बेसिकली यहां पर मैं क्या वेट करूंगा, मेरा कोई भी ऐसा टेक्निकल ट्रेडिंग सेटअप जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है, जब वो मुझे यहां पर सेल सिग्नल देना शुरू करेगा
और ये ओआई बढ़ना शुरू हो जाता है तो मैं एक बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट कर लूंगा। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो पुट बाय भी कर सकता है, अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वो फ्यूचर शॉर्ट सेल भी कर सकता है, और यहां पर कैश मार्केट में तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बुलिश ट्रेड बन रहा है तो वहां पर आप कैश मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर बुलिश बनता है तो मैं बुल पुट स्प्रेड क्रिएट कर लेता हूं, बियरिश बनता है तो मैं बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट कर लेता हूं। ये दोनों क्रेडिट स्प्रेड्स होते हैं, तो मार्केट अगर मेरे फेवर में बहुत ज्यादा नहीं भी जाती तो भी मुझे थीटा डीके की वजह से पैसा मिल जाता है। तो दिस इज समथिंग विच आई अप्लाई, एंड मोस्टली आई अप्लाई दिस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कभी कभी स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो मैं वहां पर भी सेम स्ट्रेटेजी ही डिप्लॉय कर देता हूं। बिल्कुल। आई होप आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे आप मार्केट में अपना एक व्यू बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपका एक व्यू बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक सही डायरेक्शन में ट्रेड ले पाएंगे एंड आपका कन्विक्शन उसी हिसाब से ज़्यादा बढ़ेगा एंड आप उन एजेंडाज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब किसी को एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट ऐसे डेटा पे रिलाई करके जब आप डिसीजन लेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अगर किसी को ये भी समझना है कि कौन से लेवल्स पे हमें जाके सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए, तो उसका भी एक कोर्स बनाया हुआ है हमने हिमांशु सर के साथ ही, जिसमें रेगुलर इनकम थ्रू ऑप्शन सेलिंग। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो मार्केट से अपनी एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो जिनको भी इस स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट आया है, इस स्ट्रैटेजी को और ज्यादा अच्छे से सीखना है, मास्टर करना है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाकर आप खुद को वहां पे एनरोल कर सकते हैं। एंड आई होप आप सभी को इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस और रिकॉर्ड करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।